FGEI EST के टेस्ट के अंदर ज्यादातर कैंडिडेट सिर्फ एक वजह से फेल होते हैं और वो वजह है पैडागोजी। आपका अपना सब्जेक्ट चाहे कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, पैडागोजी अगर आपको नहीं आती तो आपका मेरिट लिस्ट के अंदर आना नामुमकिन है। लेकिन आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको पैडागोजी के वो 30 मोस्ट रिपीटेड MCQs करवाऊंगी जो कि तकरीबन हर साल ही और हर दफा ही पेपर के अंदर आते हैं और आपके टेस्ट में लाजमी आपके मार्क्स पक्के करवाएंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन भी लिख के अपनी वर्डिंग के अंदर बताऊंगी और आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। अगर आपने ये एक दफा अच्छे से सुन लिए, समझ लिए, तो आपका ये पोर्शन क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो लेट अस स्टार्ट विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये जो पैडागोजी के हमारे पास MCQs हैं इनको मैंने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। जो पार्ट 1 है इसके अंदर एजुकेशनल, साइकोलॉजी और थीरीज में से MCQs मैं आपको बताऊंगी और ये सबसे ज़्यादा आने वाला पार्ट है। यानी ये एक ऐसा पोर्शन है पैडागोजी के अंदर, ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें से एग्जामिनर सबसे ज़्यादा MCQs पूछता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसके अंदर पहले वाला MCQs है द वर्ड पैडागोजी मीन। पैडागोजी का मतलब क्या है, ये क्या होता है, ये लफ्ज़ है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है टू लीड द चाइल्ड, चाइल्ड को लीड करना, उसकी रहनुमाई करना। अब हर MCQs की अगर आप एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो आपको MCQs कभी भी नहीं भूलेगा। इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि पैडागोजी एक ग्रीक वर्ड से निकला है, पैडागोगस, और इसका मतलब होता है बच्चे को लीड करना या गाइड करना। और ये टीचिंग का एक आर्ट है और एक साइंस है, इसलिए पैडागोजी का मतलब होता है बच्चे को चाइल्ड को लीड करना। इसके बाद सेकंड वाला MCQs है द कॉन्सेप्ट ऑफ टैब्यूला रासा वाज गिवन बाय, यानी ब्लैंक स्लैट का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? तो वो दिया था, उनका नाम है जोहन लोक। अब इसके बारे में क्या कहानी है वो आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ने के बाद पता चलेगा, और एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में नहीं लिखी हुई, हमारी अपनी ही वर्डिंग के अंदर लिखी हुई है ताकि आपके लिए पढ़ना आसान हो। तो जोहन लोक ने कहा था कि बच्चे पैदाइश के वक्त एक कोरा कागज़ होते हैं, यानी जिस तरह एक ब्लैंक चीज़ होती है जिसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा होता, और जब वो एक्सपीरियंस करते हैं तो वो एक्सपीरियंस से सीखते हैं। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ टैब्यूला रासा, यानी जो चाइल्ड है वो ब्लैंक स्लेट होता है, जैसे जैसे वो एक्सपीरियंस करता है वो चीज़ें सीखता है और उसके माइंड में आती हैं। आई होप सो कि ये सेकंड वाला MCQs आपको क्लियर होगा। इसके बाद थर्ड वाला MCQs है अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टेक्सानोमी द हाईएस्ट लेवल ऑफ कोग्निटिव डोमेन इज़। तो ब्लूम्स टेक्सानोमी के अकॉर्डिंग जो कोग्निटिव डोमेन का हाईएस्ट लेवल है वो है इवैल्यूएशन, या फिर किसी भी चीज़ को क्रिएट करना। अब आपने इवैल्यूएशन का मतलब पढ़ा होगा कि आहिस्ता आहिस्ता एक सिंपल चीज़ से कॉम्प्लेक्स चीज़ की तरफ जाना, तो ये है इवैल्यूएशन, और ये कोग्निटिव डोमेन का सबसे हाईएस्ट लेवल है। अब हम इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। ब्लूम की टेक्सानोमी में सबसे ऊपर इवैल्यूएशन यानी चीज़ों को जज करना आता है। नए वर्जन में इसके क्रिएटिंग कहा जाता है, यानी जो बच्चे हैं वो चीज़ों को इवैल्यूएट करना सीखते हैं। जब वो कोई चीज़ क्रिएट करते हैं तो उनका माइंड बहुत ज़्यादा शार्प हो जाता है। यानी जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि वो ब्लैंक कागज़ की तरह होते हैं, तो जब वो नई नई चीज़ों को देखते हैं, सीखते हैं, तो उनकी जो क्यूरियोसिटी लेवल है वो इंक्रीज़ होती है। और ये सारा कुछ किसके अंदर लिखा हुआ है? ब्लूम्स टेक्सानोमी के अंदर। इसके बाद 4 वाला MCQs है हमारे पास द फाउंडर ऑफ किंडरगार्टन सिस्टम इज़। तो जो किंडरगार्टन सिस्टम है उसका जो फाउंडर है उसको हम फोरिबिल कहते हैं, यानी ये उनका नाम है जिन्होंने किंडरगार्टन सिस्टम बनाया था। अब इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि फोरिबिल ने सबसे पहले किंडरगार्टन का कॉन्सेप्ट दिया जहाँ बच्चे खेल कूद के ज़रिए सीखते हैं। अब ये किंडरगार्टन सिस्टम है क्या? ये बच्चों के बारे में है कि जब बच्चे जब खेलते हैं, किसी भी गार्डन में जाते हैं या फिर आपस में किसी बाहर की जगह पे जाके खेलते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा सीखते हैं इन खेलने के ज़रिए। इसके बाद 5 वाला MCQs है लर्निंग बाय डूइंग इज़ द फिलासफी ऑफ, यानी काम करने के ज़रिए सीखना ये किसकी फ़िलासफ़ी है, यानी करके सीखना ये किसकी फ़िलासफ़ी है? तो उनका नाम है प्रैग्मेटिज़म। प्रैग्मेटिज़म की ये फ़िलासफ़ी है कि चीज़ों को करके सीखना, और इसकी एक्सप्लेनेशन ये है प्रैग्मेटिज़म जो कि जोहन डेवी है, इस बात पर जोर देते हैं कि बच्चे प्रैक्टिकली काम करके बेहतर सीखते हैं। यानी अगर हम उनको कुछ बताते हैं कि आपने ये काम नहीं करना, तो वो बच्चे थोड़ा सा उसको लाइट लेते हैं, लेकिन जब हम करके दिखाते हैं कि ये ऐसा करेंगे, हम ऐसा करना है, तो वो ज़्यादा सीखते हैं, यानी प्रैक्टिकल चीज़ों को ज़्यादा सीखते हैं। और ये लर्निंग बाय डूइंग की फ़िलासफ़ी है और ये प्रैग्मेटिज़म की तरफ से आई है।
इसके आगे नाज़रीन 6 वाला MCQs है, हु इज़ द फादर ऑफ साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस का फादर कौन है? अब यानी इसका मतलब ये है कि साइको एनालिसिस का जो कॉन्सेप्ट है उसको देने वाला सबसे पहला इंसान कौन है, ये हमने नाम बताना है। तो उसका नाम है सिगमंड फ्रॉइड, ये उनका नाम है जिन्होंने साइको एनालिसिस का कॉन्सेप्ट दिया था। अब इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि जो फ्रॉइड है, फ्रॉइड ने ह्यूमन साइकोलॉजी और अनकॉन्शियस माइंड की स्टडी पर सबसे ज़्यादा काम किया है। यानी इंसान की साइकोलॉजी क्या है, इंसान किस तरीके से बिहेव करता है और अनकॉन्शियस माइंड के अंदर उसकी क्या क्या चीज़ें आती हैं, डिफरेंट एक्शंस का क्या रिएक्शन होता है, उसने इंसान की साइकोलॉजी पढ़ी और इस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया था। और ही इज़ द फादर ऑफ साइको एनालिसिस और उसका नाम है सिगमंड फ्रॉइड। इसके बाद हमारे पास 7 वाला MCQs है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय। यानी ये एक थ्योरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये सबसे पहले किसने प्रेजेंट की थी? तो उसका नाम है स्किनर। स्किनर ने ये पेश की थी। अब ये है क्या, ये जो एक्सप्लेनेशन है आपको इसकी समझ नहीं आएगी, लेकिन मैं इसको अपनी वर्डिंग में आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है क्या। ये बेसिकली स्किनर ने पेश की थी और इसने ये कहा था कि जब हम किसी को पनिशमेंट देते हैं या रिवॉर्ड देते हैं उसके किसी काम के नतीजे में, तो उससे लर्निंग होती है। लाइक एक क्रिमिनल है, उसने कोई क्राइम किया है तो उसको पनिशमेंट मिलती है, जिसकी वजह से हम उसको पनिशमेंट क्यों देते हैं? ताकि उसने ये क्राइम किया है आइंदा वो क्राइम ना करे। इसी तरह जो बच्चे होते हैं जब वो अच्छा काम करके आते हैं या कंप्लीट काम करके आते हैं तो टीचर उसको रिवार्ड देते हैं, या फिर होमवर्क पे शाबाश का उन्होंने टैग लगा दिया, या फिर अगर उन्होंने काम नहीं किया हुआ तो उन्हें थोड़ा सा डांट दिया। तो ये या तो रिवार्ड होता है या पनिशमेंट होती है। तो इन दोनों के ज़रिए जो बच्चे की लर्निंग होती है, और ये है हमारे पास ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी, यानी रिवार्ड और पनिशमेंट के थ्रू लर्निंग करवाना कि कौन सा काम सही है और कौन सा काम नहीं करने वाला। इसके बाद 8 वाला MCQs है हमारे पास, डायस्लेक्सिया इज ए लर्निंग डिसएबिलिटी रिलेटेड टू। तो इसका आंसर है रीडिंग। इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। डायस्लेक्सिया में बच्चों के अल्फाज पढ़ने और लेटर्स को समझने में दुश्वारी होती है, जैसे कि बी को डी पढ़ना। यानी ये सिंपल है कि बच्चों को वर्ड्स की, अल्फ़ाबेट्स की पहचान नहीं होती। अगर 2 लिखा हुआ है तो वो उसको 8 पढ़ेंगे, अगर बी लिखा हुआ है तो डी पढ़ेंगे। इसका मतलब ये है कि जो थोड़ी थोड़ी सिमिलर चीज़ें होती हैं, जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है, जिनकी शेप सेम होती है, उनको डिफरेंशिएट करने में बच्चों को मसला आता है। तो वो बेसिकली पेडागोजी के अंदर ये MCQs इसलिए शामिल किया गया है कि जो डायस्लेक्सिया एक थ्योरी है, ये जो एक थ्योरी है, ये जो डिसएबिलिटी है, ये किससे मुतल्लिक है बच्चे टीचर को पता होना चाहिए। तो ये रीडिंग से मुतल्लिक है और इसको दूर कैसे करना है ये आपको पता होना चाहिए। और बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा उस पे काम करवा के डिफरेंट मेथड्स के ज़रिए उस एक चीज़ को एक्सप्लेन करके, ताकि बच्चे के माइंड में वो चीज़ शार्प हो जाए और वो आइंदा इसको ना भूले। तो ये रीडिंग की डिसएबिलिटी है जिसके अंदर बच्चा सिमिलर चीज़ों के अंदर डिफरेंशिएट करना भूल जाता है। आगे 9 वाला MCQs है हमारे पास, द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग IQ, यानी इंटेलिजेंस कॉन्टिनेंट, इसको मेरिट करने के लिए, सॉरी मेरिट नहीं, इसको कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फार्मूला है? तो ये बेसिकली फार्मूला है मेंटल एज ओवर क्रॉनिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100। अब IQ निकालने के लिए बच्चे की जहनी उम्र और उसकी असल उम्र से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी किसी भी पर्सन की मेंटल एज क्या है। अगर कोई बच्चा शार्प है, हमने देखा हुआ है कि अगर कोई छोटे बच्चे होते हैं उसको जितना ज़्यादा सिखाया जाए, जितनी उस पर ज़्यादा मेहनत की जाए, वो उतने ही मेंटली शार्प होते हैं। और क्रॉनिकल एज का मतलब है यानी उसकी बायोलॉजिकल उम्र क्या है, असल उम्र उसकी क्या है, 2 साल का है, 3 साल का है। तो उन दोनों को डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई 100 करते हैं, तो हमारे पास IQ लेवल निकल आता है। तो अगर आपका बच्चा अभी छोटा है लेकिन आप उस पर मेहनत कर रहे हैं, उसको चीज़ों को सीखना सिखा रही हैं और कैसे डिफ़िकल्टीज़ को टैकल करते हैं वो सारा कुछ सिखा रहे हैं, तो उसकी मेंटल एज बहुत हाई होगी। और अगर उसकी मेंटल एज ज़्यादा होगी तो उसका IQ लेवल भी इंक्रीज़ होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि बच्चे जब छोटी उम्र में होते हैं तो वो ज़्यादा सीखते हैं, इसलिए छोटी उम्र में उनके ऊपर ज़्यादा तवज्जो करनी चाहिए।
इसके बाद 10 वाला MCQs है, व्हाट इज़ द मेन रोल ऑफ ए टीचर इन ए मॉडर्न क्लासरूम। तो जो मॉडर्न क्लासरूम्स होते हैं इसके अंदर सारा कुछ ही प्रिपेयर्ड होता है। इसके अंदर टीचर सिर्फ एक फैसिलिटेटर का काम करता है। आज के दौर में टीचर का काम सिर्फ लेक्चर देना नहीं बल्कि बच्चों को सिखाना, सीखने में मदद करना है। यानी अगर बच्चे कोई काम कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं या फिर वो बाहर जाके कोई चीज़ सीख रहे हैं तो उन्हें अगर किसी चीज़ के अंदर मदद चाहिए है तो टीचर का जो रोल है वो फैसिलिटेटर का है। यानी पहले टीचर क्या करता था, सिर्फ लेक्चर दे रहा था, बाकी चीज़ें जो हैं स्टूडेंट खुद करते थे। लेकिन आज का जो मॉडर्न क्लासरूम है उसके अंदर टीचर एक फैसिलिटेटर का काम करता है। यानी हर एक चीज़ के अंदर बच्चों को फैसिलिटेट करता है ताकि बच्चे जो है ज़्यादा सीख सकें। ये जो हमने पहले 10 MCQs देख लिए पार्ट 1 के अंदर, जिसमें साइकोलॉजी और थीरीज से रिलेटेड MCQs थी। अब जो पार्ट 2 है वो टीचिंग मेथड और स्ट्रैटेजीज के हवाले से है कि टीचिंग करने के जो मेथड हैं और क्या स्ट्रैटेजीज आपको अपनानी चाहिए जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो ज़्यादा सीख पाते हैं। लेकिन आई होप सो कि ये वीडियो लंबी हो जाएगी अगर हम पार्ट 2 और पार्ट 3 भी इसी के अंदर देखेंगे। तो पार्ट 2 हम नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर देखेंगे। अब आप लोग मुझे ये बताएं कि जो पहले 10 MCQs हमने किए हैं क्या आपसे उसको कोई क्या आपसे उनको कोई मदद मिली या फिर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए? अगर हुए हैं तो भी मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो भी ज़रूर बताइएगा ताकि नेक्स्ट वाली वीडियो बनाने के जब मैं बनाऊं तो उसके अंदर आपके क्वेश्चंस को एड्रेस कर सकूं। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा और सिर्फ उन लोगों के साथ जो इस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिनको पेडागोजी के अंदर मसला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी एजुकेशनल वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।